बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो बच्चों, जैसा कि चैनल की तरफ से आपके लिए अनाउंसमेंट की गई थी कि हम आपके एग्जाम के लिए एक स्पेशल एग्जाम सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो ये उसी सीरीज का चैप्टर नंबर सेकंड है, पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर को एक ही बार में अच्छे से हम यहाँ पे समझ रहे हैं, यानी कि वन चैप्टर वन वीडियो, ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो मैं आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर आपके दिमाग में चैप्टर से संबंधित कोई डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो मैसेज कर सकते हो। और अदरवाइज सिलेबस के पीडीएफ नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो जीएसके 12 क्लास इस तरीके। ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप इस चैप्टर को पहली बार समझ रहे हो, तो आप एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपके अच्छे खासे नोट्स यहाँ पे मैं बनवाने वाला हूँ। इसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सोवियत संघ जो है हमारा, ठीक है, इसका एक छोटा सा सामान्य सा परिचय ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बेसिकली सोवियत संघ की अगर हम बात कर लें, तो देखो यहाँ पे ये सोवियत संघ का फ्लैग है, ठीक है, जो कि इस तरीके से है। और ये है उनका राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, ये है राष्ट्रीय चिन्ह। जैसा कि हमारे भारत का तिरंगा क्या है, ये राष्ट्रीय ध्वज है। और जो अशोक चक्र है वो क्या है, वो राष्ट्रीय चिन्ह है। इस तरीके से सोवियत संघ का भी। तो सोवियत संघ की अगर हम यहाँ पे फुल फॉर्म की बात करें, तो पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूएसएसआर। फुल फॉर्म है इसकी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। ठीक है, सिंपल सी बात है फुल फॉर्म के बारे में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, तो सोवियत संघ की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1922 को एक व्यवस्थित तरीके से हुई थी। और विघटन की अगर हम बात कर लें, तो 26 दिसंबर 1991 को आधिकारिक तौर पर सोवियत संघ का विघटन हो गया था। आपको ये तो पता चल जाएगा विघटन 1991 में हुआ, एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता चलेगी, इसलिए मैंने डेट भी आपको बता दी है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, जब सोवियत संघ विकसित नहीं हुआ था उससे पहले सोवियत संघ की राजधानी क्या थी, मॉस्को। और बात करें इसकी मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा थी सोवियत रूबल। क्या मुद्रा थी, सोवियत रूबल। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सा धर्म जो है वो यहाँ पे ज्यादातर माना जाता है, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो बेसिकली यहाँ पे नास्तिक है, यानी कि वो ज्यादातर किसी धर्म को नहीं मानते। लेकिन अगर बात करें धर्म मानने की, तो कौन सा धर्म अत्यधिक माना जाता है, तो वो है ईसाई। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो पीपल है वो नास्तिक हैं। अब यहाँ पे कुछ अध्यक्ष वगैरह आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति थे यहाँ के व्लादिमीर लेनिन, 1922 से 1924 तक। और अंतिम राष्ट्रपति सोवियत संघ के जो थे, इवान सिलाएव, ठीक है, 1991 जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब। तो ये कुछ सोवियत संघ के परिचय के बारे में बात आपको पता चली। फुल फॉर्म क्या है, स्थापना 30 दिसंबर 1922, विघटन 26 दिसंबर 1991, राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, सबसे ज्यादा लोग जो है वो नास्तिक हैं। और अगर धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म यहाँ पे अधिकतर देखा है। चलिए, अब बारी आती है कि सोवियत संघ जो है वो किस तरीके से ताकतवर, समझते हैं। तो बेसिकली उसे समझने से पहले यहाँ पे आपका एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है आपकी बुक में, जो कि है बर्लिन की दीवार। क्योंकि बर्लिन की दीवार एक तरीके से आप ये कह सकते हो, सोवियत संघ और जो अमेरिका था इसके बीच में एक खंडन का कार्य किया। ठीक है ना, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व जो था उसको खंडन करने का कार्य शुरुआत हुई थी बर्लिन की दीवार। आप देख सकते हैं ये इमेज कि लोगों ने किस तरीके से इस बर्लिन की दीवार को तोड़ा है, कैसे विद्रोह यहाँ पे किया जाता है। तो ये दीवार थी क्या, तो ये पूंजीवाद, पूंजीवाद यानी कि यूएसए, और साम्यवाद यानी कि यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में एक विभाजन का प्रतीक। ठीक है। 1961 में ये दीवार बनी थी, जो कि पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग किया था। ये दीवार जो थी वो लगभग 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। और ये दीवार तकरीबन 28 वर्ष तक खड़ी रही। यानी कि अगर हम 61 में देखें, तो इसके 28 वर्ष कब होते हैं, 1989 को। तो 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा इस दीवार को तोड़ दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि इस दीवार के टूटने के बाद ही कहीं ना कहीं जो दो ध्रुवीय विश्व चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। ठीक है। ये दीवार जो थी वो एक तो जर्मनी के एकीकरण की, यानी कि जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। और दूसरा जो यूएसएसआर है उसका जो खेमा था, यानी कि दूसरा जो
ध्रुव था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, यानी कि यूएसएसआर। तो बर्लिन की दीवार की ये कुछ चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। अब समझते हैं हम सोवियत संघ के बारे में। तो सोवियत संघ जो था वो एक ताकतवर देश था अपने टाइम पे, ठीक है। देश नहीं, एक गणराज्यों का संघ था बेसिकली। तो ये किस तरीके से ताकतवर था, तो ये था अब इसकी सोवियत प्रणाली, यानी कि जैसे अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, भारत में भारतीय प्रणाली होगी, रूस की बात करते हैं तो रूस की प्रणाली होगी, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानी प्रणाली होगी, इसी तरीके से सोवियत प्रणाली थी। ये थी क्या आखिर, इसी से तो देखो सोवियत प्रणाली में बेसिकली अगर हम पॉलिटिकल की बात कर लें तो पॉलिटिकल तौर पे वहां पे एक ही पार्टी शासन किया करती थी जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। आगे चल के हम ये समझेंगे कि इसी पार्टी की वजह से भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन हुए थे, यानी कि सोवियत संघ के विघटन में इस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। तो कैसे था आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि एक राजनीतिक तौर पे यहाँ पे एक पार्टी का शासन था। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था का जो विकास था वो एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, ठीक है। यानी कि पहले तो क्या किया कि राज्य ने ये देखा कि अगर विकास करना है तो हमें सारी चीजें अपने नियंत्रण में लेनी होंगी, तो उन्होंने सारी चीजें अपने नियंत्रण में लेनी। अब उन्होंने ये देखा कि हम पहले एक योजना बनाते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज का करते हैं या काम करते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, आप भी योजना बनाते होंगे, तो योजना बनाते उसके बाद ही विकास को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल पे तो अमेरिका के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी और ये दूसरी सबसे बड़ी इसकी अर्थव्यवस्था भी मानी जाती है। उसके बाद इसका जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, यानी कि इसका जो डोमेस्टिक लेवल पर जो चीजें बनाते थे वो काफी उन्नत है, यानी कि काफी अच्छा था। कैसे, ये लोग एक छोटी सी पिन, जैसे ये पेन देख सकते हो, ये एक छोटी सी पिन, हालांकि ये तो टेक्निकल है लेकिन एक सुई मान लेते हैं, एक सुई से लेकर एक बड़े बड़े जहाज तक ये स्वयं ही निर्माण करते थे, ठीक है, और उसका कंज्यूम कर लेते। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इनके ऊर्जा संसाधनों की, तो यहाँ पे क्या है कि खनिज जैसे कि तेल, लोहा, इसके बाद इस्पात और मशीनरी, ये बहुत ही मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि सोवियत संघ के अंदर अपने खुद के खनिज उपलब्ध थे, जिससे ये और विकसित होते चले गए। यहाँ पे जो परिवहन है वो काफी उन्नत है। परिवहन जब उन्नत होगा तो व्यापार आसानी से चल सकेगा, आवागमन अच्छा होगा, तो सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती है विकास की तरफ। और संचार प्रणाली भी उन्नत थी, यानी कि जो संचार था वो आसानी से किया जा सकता था, ठीक है, किसी भी सूचना को भेजा जाता था। तो उसके बाद बेरोजगारी नहीं थी, सिंपल सी बात है, इतने सारे उद्योग हैं, काम हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे सारी चीजें बन रही, तो सिंपल सी बात है भाई, बेरोजगारी ना के बराबर, ठीक है। सरकार के द्वारा जो नागरिक हुआ करते थे, यानी कि जो आम जनता थी, उन्हें एक सुरक्षा कवच, ये याद रखना, नागरिकों का सुरक्षा कवच, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसमें 2 से 3 चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहला, नागरिकों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उसे उपलब्ध हो, जैसे कि स्वास्थ्य, ठीक है, और खान पान और जो पेयजल वगैरह है इसके लिए, ये इसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, कपड़ा, मकान वगैरह। उसके बाद इसे दूसरे लोगों से सुरक्षा मिले, बाहरी जो देश है उनके आक्रमण से सुरक्षा मिले, तो ये एक सुरक्षा कवच होता है नागरिक के, ठीक है। तो सरकार नागरिकों को ये सुरक्षा कवच प्रदान करती है। तो एक तरीके से ये सारी जो चीजें हैं वो सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को यहाँ पे समझाती है। देखो, कोई भी चीज आप देख लो तो उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। तो आगे जाके ऐसा क्या हुआ कि ये सोवियत प्रणाली जो थी वो खत्म होने लगी और जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ, वो विघटित हो गया। आगे समझिए अगला पॉइंट। तो सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब समझते हो, सरकार कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ की, तो वहां पे जो सरकार थी उसको ही नौकरशाही कहा करते थे, ठीक है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी। तो सोवियत प्रणाली जो थी उस पर नौकरशाही का शिकंजा कैसे हुआ, तो ये जो प्रणाली थी वो सत्तावादी होती चली, यानी कि अब ये जितने भी कार्य होते थे अब उसमें सत्ता, यानी कि सरकार का इंटरफेस ज्यादा होने लगा, और किसी भी काम में यदि सरकार का इंटरफेस ज्यादा हो रहा है तो समझ लो वो काम वहीं रुकने वाला। तब क्या हुआ, सरकार के इंटरफेस से नागरिकों का जो जीवन था वो काफी यहाँ पे कठिन होने लगा। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, यानी कि सरकार ने कहा कि आपको ना तो लोकतंत्र मिलेगा, ना ही तो आपको अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो सिर्फ अपने आसपास में आपस में बोलने के लिए, लेकिन आप ग्रुप बना के कहीं सभा नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। और इस तरीके से कि आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते हो, तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। साथ ही साथ जो मीडिया थी उस पर भी सेंसरशिप इन्होंने लगा रखी थी, लोगों को विरोध करने का जो अधिकार था वो नहीं दिया था।
लोग जब अधिकार नहीं होगा तो सिंपल सी बात है भाई, चुटकुलों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और कार्टूनों के माध्यम से क्या करेंगे, अपने जो विरोध है उसको प्रकट करेंगे। सिंपल सी बात है भाई। फिर यहाँ पे एक दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था जो कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। उसके बाद पार्टी ने अन्य शामिल गणराज्यों की, देखो सूर्य सिंह की अगर बात कर लें तो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, 15 से। तो एक को छोड़कर बाकी के जो 14 गणराज्य थे, ठीक है, उनको किसी भी चीज का अगर फैसला लिया जाना है, आपको पता है सूर्य सिंह की राजधानी क्या थी, मॉस्को थी, ठीक है। अगर इस मॉस्को में बैठकर किसी चीज का फैसला लिया जाना है तो सिर्फ एक देश यहाँ पे फैसला लेता था, बाकी के 14 को अलग कर देते और उनकी इच्छाओं का, उनके मत का, उनके विकास का यहाँ पे कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता। एक तरीके से जो बाकी के लोग थे वो खुद को इससे उपेक्षित मानते थे, यानी कि समेत महसूस करते। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर भी ये जो सोवियत प्रणाली थी वो खतरे में पड़ रही थी, ठीक है। तो नौकरशाही का शिकंजा कैसे कसता चला गया, समझ गए आप सभी। आगे समझिए कि शिकंजा तो कस गया, ठीक है भाई, सरकार ने बहुत ज्यादा इंटरफेस कर दिया, नागरिकों को अभी आजादी नहीं दी, साथ ही साथ बाकी के गणराज्यों के जो फैसले थे उनका सम्मान नहीं किया। अब विघटित कैसे हुई ये प्रणाली, तो विघटित इस तरीके से हुई कि आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा। तो इन दोनों में हथियारों को लेकर एक होड़ मची हुई थी कि किसके पास कितने ज्यादा खतरनाक और कितने अधिक हथियार है। तो सोवियत संघ क्या करता था कि अपने जितने भी प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे जैसे कि परिवहन और ऊर्जा, ठीक है, इसके मामले में जो बाकी के पश्चिमी देश थे जो विकसित थे उससे पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि ये हथियारों की होड़ में ही अपना सारा पैसा, सारे संसाधन, सारे लोगों को उसी में लगा देता था और जो विकास था देश का वो कम होता चला। सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब जब विकास कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि नागरिकों की आकांक्षाएं जो हैं राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे सोवियत संघ पूरा ही नहीं कर पा रहा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सोवियत संघ ने एक और चीज यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। क्या हस्तक्षेप किया यहाँ पे इन्होंने? हथियारों की होड़ की वजह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। नागरिकों को राजनीतिक आर्थिक तरीके से आकांक्षाएं जो थी वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। इसने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया, बहुत सारी सेना भेजी, हथियार भेजे, लोग भेजे, पैसा तो जाएगा ही, सिंपल सी बात है। तो अर्थव्यवस्था और भी यहाँ पे कमजोर होती चली। और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो सिंपल सी बात है भाई, खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा और खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा तो विदेशी कर्जा लेना पड़ेगा, विदेशी कर्जा लेना पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगी। तो ये सारी चीजें होती रही और धीरे धीरे करके 1970 के दशक में यानी कि 1960 से 1970, बेसिकली वैसे यहाँ पे 1980 होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप इसने किया 79 में, तो यहाँ पे 80 होगा, ठीक है। 1970 से 80 के बीच में इसकी जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत प्रणाली की वो एक तरीके से खत्म होने लगी थी और लड़खड़ाने लगी और एक तरीके से ठहर गई। तो ये है सोवियत संघ की जो प्रणाली है वो विकसित हो रही थी, खत्म भी हो रही थी, आखिर कैसे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से समझा, ये प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं। फिर इस प्रणाली पर कुछ अंकुश लग गए, यानी कि सिंपल सी बात है कि नौकरशाही ने इसमें अपना इंटरफेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये विकास इसका रुका कैसे, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे समझ। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको जैसे टाइम मिलेगा आपको जवाब उसका दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक समझते। अब यहाँ पे सोवियत संघ का जो विघटन है उसमें गोरबाचेव का बहुत बड़ा हाथ है। क्या है, इन्होंने क्या कार्य किए हैं, उन चीजों को समझिए। तो बेसिकली गोरबाचेव जो थे, मिखाइल गोरबाचेव, ये 1980 के दशक में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है ना, उसके महासचिव रहे थे और साथ ही साथ ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं कई बार, यानी कि महासचिव पार्टी के और देश के राष्ट्रपति ये दोनों ही रह चुके हैं। तो इन्होंने बेसिकली दो तरह के यहाँ पे सुधार करने की सोची। पहला सुधार सोचा इन्होंने ग्लासनोस्ट यानी कि सोवियत संघ में खुलापन करने का। दूसरा इन्होंने सोचा पेरेस्ट्रोइका यानी कि सोवियत संघ की पुनः तरीके से एक बार और रचना करेंगे, ठीक है। ये तो इन्होंने सोच लिया। अब इन्होंने क्या क्या किया उसे समझो। तो ग्लासनोस्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये जो थे वो अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा ढीलापन देना चाहते। कैसा ढीलापन? ऐसा ढीलापन कि बाकी के जो देश हैं
वो सोवियत संघ में आए, उनके देशों में आए, कंपनियां स्थापित करें और व्यापार करें। जब व्यापार होगा तो सोवियत संघ को भी विदेशी मुद्रा मिलेगी, और जब विदेशी मुद्रा मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये भी व्यापार कर पाएगा और अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 1980 के दशक में क्या हुआ था, 1980 के दशक में सोवियत प्रणाली जो थी वो कमजोर हो गई थी, तो अर्थव्यवस्था वैसे भी खत्म हो रही थी। इसीलिए गोर्बाचेव ने ये सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे डील दे देता हूँ, ताकि बाकी देश जो आए वो यहाँ पे आए, व्यापार करें, और हमारा भी व्यापार होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। और इन्होंने एक चीज और की, शीत युद्ध चल रहा था, हथियारों की होड़ रही थी, गुटबंदी चल रही थी, ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी, तो इन सभी को थोड़ा कम करने के लिए, यानी कि शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए ये अमेरिका के साथ अपने संबंधों को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते, ठीक है। अब इन दोनों ही चीज का आगे चल के विरोध किया गया, आगे आपको समझाऊंगा कैसे। दूसरा आ जाता है प्रस्त्रोइका यानी कि पुनर्रचना। अब इसमें आप क्या समझेंगे, तो पुनर्रचना में बेसिकली यहाँ पे क्या था कि पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे तकरीबन, अगर देखो 1922 में ये बना था और 91 में ये खत्म हुआ, यानी कि 69 के आसपास अगर हम देख लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं लगभग 70 सालों तक सोवियत संघ पर किसका शासन रहा था, सीपी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसे विशेष अधिकार भी मिले थे, तो ये विशेष अधिकार क्या करते थे, इनका ये दुरुपयोग कर रहे थे। उसके बाद ये नागरिकों को जो अव्यक्त का अधिकार था उसे भी दिलाना चाहते, जैसे कि आपको पता है पार्टी ने नहीं दे रखा था उससे पहले, लेकिन ये आए तो इन्होंने कहा कि हम पुनर्रचना करेंगे और नागरिकों को अव्यक्त का अधिकार देंगे, ताकि वे सरकार के खिलाफ उनके फैसलों के सहमति असहमति के बारे में अपनी राय को रख सकें और सरकार से अपनी बातों को मनवा सकें। उसके बाद मीडिया पर सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर आपको सरकार के बारे में कुछ भी छापना है तो आपको सबसे पहले मीडिया से परमिशन लेनी, ठीक है। तो उस सेंसरशिप को भी ये हटाना चाहते, ताकि मीडिया जो है वो लोगों को सरकार के कार्यों की सच्चाई से अवगत यहाँ पे अच्छे से करवा सके, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन है, तो 1980 के दशक के सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या है, महासचिव और राष्ट्रपति भी बने रहे। क्लासनोस्ट यानी कि खुलापन चाहते थे, और पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना करना भी चाहते थे। अब आगे क्या हुआ, ये तो हमें समझ में आ गया किस तरीके के सुधार करना चाहते थे, लेकिन ये विघटन के कारण कैसे बने, अब इसे समझो। तो देखो, मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां थी वो एक तरीके से असफल रही। कैसे असफल रही, तो सबसे पहले तो देखो सुधार क्या करना चाहते थे कि जो पश्चिम के देश हैं उनके साथ में अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते थे। साथ ही साथ देश के अंदर कुछ राजनीतिक, आर्थिक और अन्य सुधार करना चाहते थे, जिससे देश को और विकास मिल सके। देश में एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, जिसका बहुत जगह विरोध किया गया। सबसे पहला, सोवियत संघ की जो खुद की पार्टी थी उनकी, जिनका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी ने भी इनके सुधारों का विरोध किया। साथ ही साथ पूर्वी यूरोप के वे देश जो यूएसएसआर के खेमे में शामिल थे, उन्होंने भी मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां रही इसका इन्होंने विरोध किया, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, जब इन्होंने सुधार को लागू किया तो लोगों को उनकी आकांक्षाओं को ये उतना महत्व नहीं दे पाए, उतनी तेजी से विकसित नहीं कर पाए जितनी तेजी से विकसित करना चाहिए था। तो अब जनता को स्वतंत्रता का पता लग चुका था, वो अब किसी भी भ्रष्टाचार की पार्टी के हाथ में दोबारा से सरकार को नहीं जाने देना चाहते थे, तो उन्होंने सरकार का भी विरोध करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां रही वो पूरी तरीके से असफल रही, और ये सोवियत संघ के विघटन का बहुत बड़ा कारण बने। अब यहाँ पे दो तीन मत हैं। सबसे पहला मत ये है, यानी कि सबसे पहली सोच ये है कि बहुत से जो विरोधी लोग थे उनका कहना था कि गोर्बाचेव जो है उन्हें थोड़ी और तेजी से कदम उठाने चाहिए, यानी कि जो सुधार ये कर रहे हैं वो थोड़े और तेजी से करने चाहिए, ताकि विकास और जल्दी मिल सके। ये जो विरोधी हैं उनका कहना था। दूसरी सोच ये थी कि कुछ जनता के लोग और कुछ पार्टी के लोग ये इनके सुधारों का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जनता विरोध क्यों कर रही थी? भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो अच्छा कर देते जनता के लिए। हाँ, पार्टी विरोध करती है ये समझ में आता है। पार्टी क्यों विरोध करेगी? सिंपल सी बात है कि उनके विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे, हो सकता है उससे प्रतिबंध भी लग जाए, तो पार्टी का विरोध करना तो समझ में आता है। और इनका ये भी कहना था कि गोर्बाचेव बहुत ही जल्दबाजी दिखा रहे। देखो, एक सोच क्या है, वो ये कहती है कि इसे
जल्दी से और सुधार करने चाहिए। दूसरी सोच जो वो ये कहती है कि ये सुधार जो है वो ज़्यादा जल्दी से किए जा रहे हैं। तो दोनों ही अपने आप में कहीं न कहीं इसके विघ्न के कारण बनते हैं। और जब ये विरोध, आंदोलन, सुधार सारी चीज़ें चल रही थी, तो इस दौरान क्या होता है कि गोरवाचेप का जो समर्थन होता है, वो धीरे-धीरे करके खत्म होने लगता है और बँट जाता है और फिर खत्म हो जाती है कहानी। और फिर आता है सोवियत संघ के विघटन का एक दौर। तो हम ये कहीं न कहीं अच्छे से कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन में जो गोरबाचेव थे, इनका एक बहुत बड़ा अहम योगदान था। हालाँकि हमने इनके सुधारों के बारे में भी देखा है यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है? किस तरीके के सुधार भी करना चाहते थे ये, और लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ नहीं, बल्कि सोवियत संघ का विघटन ही हो गया, ठीक है? तो सबसे बड़ा कारण मिखाइल गोरबाचेव, ये सबसे पहला पॉइंट सोवियत संघ के विघटन में आपको समझ। दूसरा पॉइंट आता है सोवियत संघ के विघटन का यहाँ पे, जो कि है एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो लगभग 70 सालों तक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ की, उसने यहाँ पर शासन किया, जो कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, यानी कि जनता कुछ भी पूछे तो जवाब देती नहीं थी। पहली बात तो पूछने का अधिकार ही नहीं था। यहाँ की जो पार्टी थी, इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले थे, जिनका ये गलत उपयोग कर रहे थे। और विशेष अधिकारों को जब गलत उपयोग होगा, सिंपल सी बात है भाई, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, गरीबी, सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। ये जो लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये बाजारों को खोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बाजारों को खोल दिया तो देश विकसित होगा, कंपनियां आएंगी, और हो सकता है कि उनको अधिकार देने के चक्कर में कहीं हम हमारा ही बेड़ा गर्क ना हो जाए, इसलिए ये बाजार को भी नहीं खोलना चाहते। नागरिक जो थे, वो इन सभी कारणों की वजह से जो राजनीतिक लोग थे, उनसे काफी नाराज हो रहे थे और सरकार के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। अगला पॉइंट आ जाता है संसाधनों का अनुचित उपयोग, यानी कि इसके पास जो संसाधन उपलब्ध थे, उनका ये अनुचित उपयोग कर रहा था। जैसा कि हमने अभी देखा था 1979 में इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, ठीक है? हथियारों की होड़ इसने मचा रखी थी, तो उसमें अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सैन्य साजो सामान और हथियारों को बनाने के लिए, परमाणु हथियार को बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो पूर्वी यूरोप के जो देश इसके खेमे में शामिल थे, उनको अपना पिछलग्गू बनाए रखने के लिए उन्हें सहायता देता था, ताकि वो उसके नियंत्रण में रह सकें। तो इसलिए अपने संसाधनों का अनुचित उपयोग कर रहे थे, जिससे कि अर्थव्यवस्था खत्म होने लगी, चरमराने लगी, उखड़ने लगी, और विघटन की तरफ इसका एक और पैर पड़ गया। 3 कारण समझ में आ गए आपको। सबसे पहले गोदबाचे, ठीक है? पहले इनके हमने सुधार देख लिए थे। सुधार के बाद दूसरा देखा हमने एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। तीसरा कारण हमने देखा संसाधनों का अनुचित उपयोग। अब अगला कारण आ जाता है यहाँ पे हमारा, जो कि है नागरिक एवं उनकी असंतुष्टि तथा जागरूकता। जनता जो थी, वो काफी ज्यादा असंतुष्ट थी और जागरूक भी हो रही थी। देखो, असंतुष्ट क्यों थी ये? क्योंकि नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई अभिव्यक्ति वगैरह का अधिकार नहीं था, यानी कि उन्हें विशेष अधिकार नहीं थे। नागरिकों से ज्यादा नेताओं को विशेष अधिकार मिले हुए थे। नागरिकों को इवन अभिव्यक्ति का, यानी कि आपस में सभा वगैरह करने का भी अधिकार नहीं था, और ना ही तो सरकार के खिलाफ आलोचना करने का अधिकार। विशेष अधिकार, अभिव्यक्ति, आलोचना का अधिकार, ये सभी सरकार के खिलाफ नागरिकों की असंतुष्टि को प्रदर्शित कर। मीडिया पर भी इवन सेंसरशिप लगी हुई थी, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता जाता था, क्योंकि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, मीडिया इस बारे में कुछ भी बता नहीं सकता। जनता को इस बात का पता चल गया कि अगर हमें सरकार जो है वो अधिकार नहीं दे रही है, चलो कोई दिक्कत, लेकिन सरकार हमसे ये झूठ छुपा रही है। क्या झूठ? कि हमें ये बताया जा रहा है कि हम बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। वाकई में अंदर ही अंदर सोवियत संघ जो था, वो खोखला होता जा रहा था। इस बात की जागरूकता लोगों में फैलने लगी। जब एक चीज आप देखो, अगर आपको पता चल जाए कि आपका देश जो है वो अंदर ही अंदर से एक तरीके से कुपोषित हो चुका है, तो क्या आप उस देश की सरकार को समर्थन करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। इस ऐसे देश में तो वो भी बाहर से आक्रमण करके हमला कर सकता है, मार सकता है किसी को भी, ठीक है? अपना शासन स्थापित कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। जब देश ही कमजोर होगा अंदर से, तो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो आप सिंपल सी बात है, सरकार का विरोध करोगे। तो यहाँ पे भी वही हुआ। नागरिकों की असंतुष्टि एवं सरकार के विरोध से भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विघटन यहाँ पे
होने लगा। अब सोवियत संघ के विघटन में सबसे बड़ा कारण यहाँ पे आ जाता है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता का वार। राष्ट्रवादी भावनाएं यानी कि राष्ट्र से संबंधित, सिंपल सी बात है भाई कि हमारे देश से संबंधित। संप्रभुता यानी कि आजादी से संबंधित। तो ये तात्कालिक कारण क्या था? तो देखो 1991 में क्या हुआ कि एक तख्ता पलट हुआ सोवियत संघ के विघटन होने से पहले। जब तख्ता पलट हुआ, देखो अभी मैंने आपको समझाया कि जो नागरिक थे उन्हें स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का, इन सभी चीजों का अधिकार नहीं था, उन्हें विशेष अधिकार भी नहीं मिले थे। तो जब ये तख्ता पलट हुआ तो उन्हें कुछ समय के लिए आजादी मिल सकी। जब उन्हें ये स्वतंत्रता मिली कि वो अभिव्यक्ति, आलोचना वगैरह कर सकते हैं, तब उन्हें स्वतंत्रता की एक वास्तविक महत्वता का पता चला। और जब आपको पता है कि किसी भी चीज का महत्व आपको पता चल जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपसे कभी नहीं छोड़ने। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है येल्तसेन। येल्तसेन के द्वारा ये जो सोवियत संघ में तख्ता पलट हुआ था, यानी कि एक तरीके से सरकार जो थी वो बदली थी, तो इसने इसका विरोध किया। ठीक है, अब ये येल्तसेन कौन था? तो ये वो व्यक्ति था जो रूसी गणराज्य से चुनाव जीता। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि सोवियत संघ में जो सत्ता थी वो कहां से संचालित होती थी? मॉस्को से। कोई सा भी फैसला लिया जाएगा तो कहां से? मॉस्को से लिया जाता। तो इसने उस सत्ता के केंद्रीकरण को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, कि भाई हम जो है सत्ता का मॉस्को में केंद्रीकरण नहीं रहने देंगे, हम उसका विरोध करते हैं। इसने तख्ता पलट का विरोध किया, सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध किया। तब विरोध के बाद में सत्ता जो थी वो धीरे धीरे मॉस्को से हटने लगी, यानी कि अब सत्ता जो थी, अब जो फैसले थे, जो नियम थे, कानून जो थे वो बनाए जाते थे मॉस्को में, अब वो धीरे धीरे करके मॉस्को से हटके हर देश में, ठीक है, 15 राज्यों से मिलकर बना था, तो हर एक देश में अलग अलग बनाए जाने लगे, अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसे देश थे जो इसमें शामिल रहना चाहते थे। कौन से? मध्य एशिया के। अब यहाँ पे जब सत्ता जो है वो खत्म होने लगी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सत्ता बहुत मायने रखती है उसकी शक्ति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। जब पॉलिटिकल लेवल पर ही वो कमजोर हो जाएगा, कोई और आकर वहां पे अपना हाथ जमा लेगा। तो यही हुआ सोवियत संघ में कि पॉलिटिकल लेवल पर जब ये इस तरीके से टूटने लगा, तब यहाँ पे लोगों में, देशों में ये संप्रभुता का एक दौर जो था वो चलने लगा। रूस और बाल्टिक गणराज्य, जिसमें एस्टोनिया, लताविया और लिथुनिया, ठीक है, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सभी जो थे वो सोवियत गणराज्य से अलग होना चाहते थे। ठीक है, बहुत कारण है इसके क्यों अलग होना चाहते थे, सारे कारण आपको समझा। तब इन्होंने 1991 के दिसंबर मंथ में येल्तसेन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, एक तो खुद रूस, एक यूक्रेन और एक बेलारूस, इन्होंने कहा कि हम सोवियत संघ के अलग हो रहे हैं और आज से सोवियत संघ का औपचारिक तौर पे विघटन होना शुरू हो गया है। और फाइनली 1992 के दिसंबर मंथ में जो सोवियत संघ का, इसका विघटन भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे, आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने देखा मिखाइल गोर्बाचेव, पहला कारण। दूसरा कारण एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। तीसरा कारण संसाधनों का अनुचित उपयोग। और चौथा कारण नागरिकों की असंतुष्टि तथा जागरूकता। और सबसे आखिरी तत्कालिक कारण राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता का उभार। आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पर अभी तक जो मैंने समझाई हैं वो समझ में आई होगी। ठीक है, कारण कंप्लीट हो गए विघटन के। चलो अब समझते हैं इसके परिणाम क्या निकले। तो पहले छोटे छोटे से 2 से 3 परिणाम समझो जो काफी अहम है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो यहाँ पर जो 70 सालों तक जिस पार्टी ने राज किया था, कम्युनिस्ट पार्टी, उस पर प्रतिबंध लगे, यानी कि अब इसकी सरकार यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे जो था साम्यवाद जो था उसे खत्म करके पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाया गया और लोकतंत्र को एक नए तरीके से, नए सिरे से यहाँ पे लागू किया गया। ये विघटन का सबसे अहम परिणाम। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, जिसे हम कह सकते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, का निर्माण हुआ। अभी एक अगली वीडियो में जो न्यू एडेड टॉपिक है इनके बारे में आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर जो है जब विघटन हो गया
तो येल्तसेन जिस गणराज्य से संबंधित था उसी को ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी यानी कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी यहाँ पे माना गया। तो उत्तराधिकारी माना गया है तो सिंपल सी बात है, रूस को वे सभी अधिकार मिले जो कि सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से मिली। जो संधियां सोवियत संघ ने अपना रखी थी वही संधियां अब रूस के द्वारा निभाई जानी थी। भारत और सोवियत संघ के साथ जैसे संबंध थे उससे कहीं ज्यादा अच्छे संबंध भारत और रूस के हुए। ठीक है, तो ये कुछ 3 परिणाम ऐसे हैं जो इसके एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे छोटे छोटे और अहम आते हैं। सबसे पहला, कोल्ड वॉर खत्म, जैसा कि हमें पता है यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों के ही बीच में बहुत सारे कारणों की वजह से शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। एक तरफ यूएसए जो था वो पूंजीवादी विचारधारा को अपना रखा था और यूएसएसआर ने साम्यवादी विचारधारा को। तो दोनों ही देश मतलब कि दोनों ही खेमे अपनी अपनी विचारधारा को और विकसित कर रहे थे। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर विघटित हो गया तो विश्व में विचारधाराओं की लड़ाई भी खत्म हो गई। गुटबंदी, गुटबंदी का मतलब अपने गुट में कितने देशों को शामिल करते। तो यूएसए यूएसएसआर दोनों ही अपने गुटों में देशों को शामिल कर रहे थे। जब एक गुट खत्म हो गया तो गुटबंदी भी खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। अब जब एक महाशक्ति जो है जो कि सोवियत संघ था और एक अमेरिका, तो ये दोनों महाशक्ति में से एक महाशक्ति जब खत्म हो गई सोवियत संघ तो विश्व जो था वो एकल वर्चस्व की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अब एक वैश्विक तखत पर यानी कि वैश्विक लेवल पर अब कोई भी अमेरिका को चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो यदि एक साथ मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका को यहाँ पे चुनौती दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी कि इन दोनों के बीच में आपस में हथियारों को एकत्र करने को लेकर, अपनी सेना को बढ़ाने को लेकर, परमाणु हथियारों को बनाने को लेकर बहुत ज्यादा होड़ चल रही थी। तो हथियारों की होड़ भी यहाँ पे जो है वो खत्म हो गई। अगला, नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। जब विघटन हुआ तो नव स्वतंत्र, हमें पता है कि कितने 15 गणराज्यों से मिलकर यह बना था। तो जब ये विघटित हुआ तो 15 नए गणराज्य इसमें शामिल मतलब कि इससे निकले। और इसके विघटन के बाद 15 नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। इसमें पूंजीवाद को, पहले क्या था साम्यवाद को बढ़ावा मिल रहा था सोवियत संघ की वजह से, तो अब पूंजीवाद को इसमें बढ़ावा दिया। लेकिन यहाँ पे जो नव स्वतंत्र देश थे उनके सामने एक चुनौती थी। कैसे चुनौती कि वो अपना आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक विकास किस तरीके से करें ताकि ये अपनी स्थिति को काफी अच्छा बना सकें एक स्वतंत्र देश के रूप में। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी खत्म, पूंजीवादी लोकतंत्र को, सीआईएस की स्थापना, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया, सभी अधिकार रूस को मिले जो सोवियत संघ के पास थे। शीत युद्ध खत्म हो गया, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, गुटबंदी यहाँ पे खत्म हो गई, विश्व में अब केवल एक ही महाशक्ति बची थी, हथियारों की होड़ यहाँ पे खत्म हो गई, साथ ही साथ अब 15 नवगढ़ राज्य यहाँ पे उदय हुए। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, इसके क्या परिणाम निकले, सारी चीजें अब आपको यहाँ पे समझ में आसानी से आ गई। आगे समझिए कि जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो इसके बाद इसमें कुछ संघर्ष, कुछ तनाव भी हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला, देखो जब सोवियत संघ विघटित हुआ तो इसके कई देशों में गृह युद्ध, बगावत या फिर बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी बढ़ने लगी। क्योंकि जब आप किसी गणराज्य का हिस्सा होते हैं, आप उससे अलग होते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई कि आपको बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ी जिससे आप अपना विकास कर सकें। तो इसीलिए गृह युद्ध, बगावत और बाहरी ताकतों की दखलंदाजी देशों में बढ़ी। तो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। यहाँ पे रूस के 2 गणराज्य थे, एक तो था चेचन्या और एक था दागिस्तान। ये 2 ऐसे स्थान थे जहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। दूसरा मतलब कि यहाँ पे ये चीज है कि मास्को के द्वारा जहाँ से सत्ता संचालित होती थी, मास्को के द्वारा ये जो चेचन विद्रोही थे इनसे निपटने के लिए सैन्य बमबारी की गई। मानवाधिकार जो थे, मानवाधिकार इनका उल्लंघन भी किया गया और कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक सफल भी रहा। तो हिंसक अलगाववादी आंदोलन कहाँ चले, रूस के 2 गणराज्यों में चेचन्या और दागिस्तान। सारी चीज समझ में आ रही है। अब ये गृह युद्ध कहाँ पे चला, तो गृह युद्ध मध्य एशिया में जो ताजिकिस्तान था
यहाँ पे चला था लगभग 10 वर्षों तक, 1991 से 2001 तक। और यहाँ पे जो जर्जिया था ये भी स्वतंत्र रहना चाहता था, जिसकी वजह से ये खुद ही अंदर गृह युद्ध लड़ रहे थे। तो हम कहेंगे तजिकिस्तान और जर्जिया, इनके बीच में मतलब ये अलग अलग देशों में यहाँ पे गृह युद्ध चले थे, ये इसके उदाहरण। अजरबैजान जो था यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को अलग करने की एक स्थिति थी। यहाँ पे एक प्रांत है नगरोनो काराबाग। यहाँ पे क्या है कि कुछ अजरबैजान का ये जो प्रदेश है, ठीक है ना, इस प्रदेश में कुछ अर्मेनियाई लोग रहते हैं। तो ये अर्मेनियाई लोग उससे अलग होकर अपने लिए एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, ठीक है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लाविया, पूर्वी यूरोप जो यूएसएसआर के खेमे के देश थे, उसमें से एक देश था जिसका नाम था स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया ये एक तरीके से आराम से शांति से दो भागों में बट गया, एक था चेक, दूसरा था स्लोवाकिया। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे जो संघर्ष था वो था बाल्कन क्षेत्र के युगोस्लाविया गणराज्य, ठीक है। अब ये युगोस्लाविया में किस तरीके का यहाँ पे जो चीजें रही थी वो समझिए। तो 1991 में युगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया, ठीक है। इसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ये शामिल थे। तो युगोस्लाविया जो था वो इतने कुल 4 प्रांतों में टूट गया। जब यह टूटा तो यहाँ पे नाटो ने हस्तक्षेप किया। नाटो जो कि अमेरिका का एक संगठन था, इसने हस्तक्षेप किया और युगोस्लाविया पर बमबारी कर दी। तो जब बमबारी हो गई तो यहाँ पे एक तरीके से जातीय संघर्ष छिड़ गया कि हम अपने देश को अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए। उसके बाद मध्य एशिया गणराज्यों में ऐसे बहुत सारे देश थे जहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बनिक यानी कि कुछ प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे, जैसे कि हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम संसाधन। तो आर्थिक लाभ के साथ साथ बाहरी ताकतों ने तथा कंपनियों ने यहाँ पे अपने आप को एक अखाड़े के रूप में देखा, यानी कि इन्होंने देखा कि यहाँ पे संसाधन बहुत अच्छे हैं, क्यों ना हम यहाँ पे कब्जा करें, अपने कंपनियां लगाएं या फिर शासन करें, तो हम यहाँ से बहुत सारी आय प्राप्त करें। तो एक तो कंपनियों के लिए, बाहरी ताकतों के लिए ऐसे प्राकृतिक संसाधनों वाले जो देश थे वो एक अखाड़े के रूप में यहाँ पे उभर कर सामने। और बेसिकली ये जो क्षेत्र थे वो रूस, चीन, अफगानिस्तान इससे सटा हुआ तथा पश्चिमी एशिया के काफी नजदीक था। तो 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपना सैनिक ठिकाना स्थापित किया। कहाँ पे? जहाँ पे पेट्रोलियम संसाधन उपलब्ध थे, ठीक है। और कहाँ पे हैं ये? रूस, चीन और अफगानिस्तान से, ठीक है। तो 11 सितंबर 2000 की घटना के बाद अमेरिका ने यहाँ पे अपने सैनिक ठिकाने भी यहाँ पे स्थापित करने शुरू कर दिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये है सोवियत संघ के विघटन के बाद हुए संघर्ष और जो तनाव है। सबसे पहले हिंसक अलगाववादी आंदोलन कहाँ पे? रूस के दो गणराज्य चेचन्या, दागिस्तान। गृह युद्ध कहाँ कहाँ पे हुआ है? ताजिकिस्तान में और जर्जिया। अजरबैजान में जो है वो एक तरीके से एक अपने ही देश में मिलने की बात उठती है। फिर यहाँ पे आ जाता है दूसरा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में क्या हुआ? यहाँ पे भी गृह युद्ध की स्थिति बनी थी। बेसिकली ये एक जातीय संघर्ष था। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो चीज है उसके आगे समझिए। यहाँ पे शॉक थेरेपी। अभी शॉक थेरेपी क्या थी? तो बेसिकली सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के जो गणराज्य थे, सिंपल सी बात है, 15 गणराज्य जो थे वो यहाँ से एक तरीके से हम कह सकते हैं आजाद हुए थे, नव स्वतंत्र थे। तो इनमें क्या अपनाया गया? एक पूंजीवादी की व्यवस्था अपनाई गई। अब इस पूंजीवादी व्यवस्था का एक खास मॉडल अपनाया गया। तो इसी खास मॉडल को विश्व बैंक ने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक मॉडल का नाम दिया, जिसका नाम दिया इन्होंने शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार। तो शॉक थेरेपी क्या है? तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस तथा मध्य एशिया के गणराज्यों में जो पूंजीवादी व्यवस्था का एक अहम मॉडल अपनाया गया, उसे वर्ल्ड बैंक ने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष WVIMF, इन दोनों ने मिलकर एक नया नाम दिया, खास मॉडल का नाम दिया। इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहले थप्पड़ मारो और उसके बाद में फिर उपचार करो, दवाई लगाओ, इस तरीके, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार। शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या हुआ कि मिल्कियत यानी कि जो स्वामी होगा, भूमि जो रहेगी वो अब एक निजी स्वामित्व यहाँ पे देखा जाए, यानी कि भूमि पर निजी स्वामित्व की यहाँ पे शुरुआत हुई।
सामूहिक फार्म से निजी फार्म, यानी कि जो एक सामूहिक फार्म चलता था उससे अब निजी फार्म को यानी कि निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया। और पूंजीवादी पद्धति से खेती मतलब ऐसी खेती जिससे व्यापार भी अधिक किया जा सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। अब यहाँ पे एक चीज मानी जाने लगी कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है, जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं, तो हमें अधिक से अधिक व्यापार करना होगा, तभी हम विकास कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो पूंजीवादी व्यवस्था इन देशों ने अपनाई, इनके पीछे वित्तीय खुलापन ये एक सिद्धांत रहा है इनका, मुद्राओं की आपसी में परिवर्तनता ये एक सिद्धांत रहा है, और मुक्त व्यापार की नीति ये इस पूंजीवादी खास व्यवस्था के मॉडल शॉक थेरेपी के अहम सिद्धांतों को दर्शाता है। और इसके बाद खेमे के प्रत्येक देश एक दूसरे से जुड़ने की जगह, यानी कि यूएसएसआर के जो खेमे थे उसके बाद में जब विकसित हो गया तो खेमे खत्म हो गए, तो कहीं ना कहीं खेमे दोबारा बन रहे थे। तो उन्होंने कहा, यानी शॉक थेरेपी में सम्मिलित जो देश थे, बेसिकली जो व्यवस्था थी अपनाने वाले देश थे, उन्होंने कहा हम किसी खेमे में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम एक नई दुनिया पश्चिमी दुनिया को अपनाएंगे, और पश्चिमी दुनिया को अपनाने के बाद ये अपने विकास की गति को और तेजी से आगे अग्रसर कर पाए। तो शॉक थेरेपी क्या है, ये किस तरीके से विकसित हुई, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए समझिए अगला, शॉक थेरेपी के यहाँ पे क्या क्या परिणाम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आर्थिक परिणाम। तो आर्थिक परिणाम में एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है गराज सेल। आपको नाम से पता चल रहा होगा, गराज सेल एक तरीके से ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनके खत्म होने की बात यहाँ पे दिखाई देती है। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो उद्योग थे, जब विघटित हो गया सोवियत संघ, उसके बाद इसके जो उद्योग थे उसे औने पौने दाम पर, यानी कि मान लीजिए अगर 100 रुपए किसी उद्योग का दाम है तो उसे 20-10 रुपए में क्या कर दिया जाता था, बेचा जा रहा था। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह पहली बार ऐसा हुआ, इसीलिए इसे ग्रासेल के नाम से जानते हैं। दूसरा, विदेशी कर्जा। सिंपल सी बात है, जब उद्योगों को बेचा जा रहा है, खाद्यान्न की कमी होगी, विदेशी कर्जा लेना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पिछड़ चुकी थी देशों की, ठीक है, और विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशों से कर्जा लेना पड़ता। अब विदेशों से कर्जा लेना होगा तो सिंपल सी बात है, जीडीपी में गिरावट आएगी। तो 1990 के दशक के बाद में तो जीडीपी थी वो काफी नीचे चली गई थी। सामूहिक कृषि निजी कृषि की शुरुआत, यानी कि सामूहिक कृषि जो थी उसे खत्म करके ये जो निजी कृषि की शुरुआत की गई, इससे क्या हुआ, समाज में विभिन्नता, जिसके पास जमीन बहुत कम थी या थी ही नहीं वो बहुत गरीब हो गया, अब जिसके पास ज्यादा जमीन थी वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। तो समाज में अमीरी गरीबी की एक जो अहम विभिन्नता थी वो यहाँ पे उत्पन्न हुई। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण आ जाता है, मतलब दूसरा परिणाम सामाजिक। तो शॉक थेरेपी का सामाजिक परिणाम क्या, समझो। माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों का शोषण करते हैं। तो समाज में कई ऐसे नए वर्गों का उदय हुआ जो गरीबों के घर छीन लेते थे, उनके साथ में जबरदस्ती क्या करते थे, साथ ही साथ उनका शोषण करते थे। तो ऐसे वर्गों का उदय इस दौरान देखा गया। जो लोग पढ़ लिख सकते थे वो इन अत्याचारों को नहीं सह पाए थे और वो उस देश को छोड़ के वहां से चले गए। लेकिन जो यहाँ रहे, जिन्होंने इन लोगों का विरोध किया, इन शोषणकर्ताओं का, उन्होंने इन विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे आखिरी पॉइंट, धनी और निर्धन लोगों के बीच में एक गहरी असमानता है कि अमीर, बहुत ज्यादा अमीर, एक तरीके से जिसके पास डेली की 10,000 की कमाई है, ठीक है, और एक वो बंदा जिसकी डेली की 10 रुपए भी कमाई नहीं है। तो अमीरी और गरीबी की एक बहुत बड़ी जो विभिन्नता थी समाज में वो हमें यहाँ को मिलती। तो शॉक थेरेपी के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, क्या इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके आर्थिक परिणाम क्या रहे हैं और इसके सामाजिक परिणाम क्या है। तो इस तरीके से शॉक थेरेपी का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी भी अगर आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, मैं आपको जैसे टाइम मिलेगा आपको जवाब मिल जाएगा। अब सोवियत संघ विघटित हो गया, तो भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे पहले, विघटन होने से पहले, और विघटित होने के बाद रूस के साथ संबंध कैसे थे, अब हम इसे समझेंगे। तो देखो, अगर हम भारत सोवियत संघ की बात कर लें तो सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही अच्छे संबंध थे, जैसे कि क्योंकि इंडियन जो फिल्म है, ठीक है, इंडियन फिल्में जो थी यानी कि भारतीय जो फिल्में थी
उनके नायकों में अगर हम देखें तो राज कपूर, अमिताभ बच्चन, इनकी फिल्मों को हिंदी वर्जन में बहुत से सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनके घर घर में ये देखे जाते थे, देखा जाए। और भारतीय जो लेखक हैं, भारतीय कलाकार जो है वो सोवियत संघ में जाते थे, अपनी प्रदर्शनी करते थे, यानी कि यात्राएं किया करते थे। तो एक तरीके से सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही अच्छे संबंध। और ये सेम पॉइंट आप रूस वाले संबंध में भी लिख दोगे, बिल्कुल सेम पॉइंट, कोई चेंज नहीं। ठीक। अगला, भारत ने सोवियत संघ की इसकी जो विदेश नीति उसका महत्वपूर्ण तरीके से और अप्रत्यक्ष तरीके से भी समर्थन किया है। बस इतना रखना कि सोवियत संघ की विदेश नीति भारत ने समर्थन किया अच्छे से, महत्वपूर्ण तरीके से, खत्म, सिंपल। तो सांस्कृतिक विदेश नीति का समर्थन। आर्थिक तौर पे सोवियत संघ के साथ संबंध हमारे कैसे थे? तो सोवियत संघ के संबंधों के अच्छे होने की वजह से ही भारत में आज हम जिन इस्पात संयंत्रों को देख रहे हैं, जिसमें भिलाई आ जाता है, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, ये ऐसे इस्पात संयंत्र हैं जिनकी स्थापना सोवियत संघ की मदद से भारत में हुई थी। ठीक है। साथ ही साथ भारत में जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं वो किसके द्वारा आई? सोवियत संघ के द्वारा। आर्थिक और तकनीकी सहायता किसके द्वारा दी गई? सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ के साथ में भारत के संबंध काफी अच्छे थे। व्यापार, तो भारत में जब अकाल पड़ा था, हमें पता है, आपातकाल के बाद भी, आपातकाल से पहले भी, तब इसमें विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी। तो सोवियत संघ ने हमारी भारतीय जो मुद्रा थी, रुपए, इसी को माध्यम बनाकर हमारे साथ व्यापार करना शुरू किया। तो एक तरीके से व्यापार के मामले में सोवियत संघ ने हमारी बहुत मदद की। जब अकाल पड़ा हो, आपके पास पैसा ना हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा ही ना हो और कोई आपके साथ में आपके रूप में व्यापार करे, तो बहुत बड़ी बात। अंतरिक्ष में मतलब क्या है? तो सोवियत संघ की सहायता से ही भारत ने 1969 में इसरो, ISRO, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी यहाँ पे स्थापना की। ठीक है। तो अंतरिक्ष तौर पे भी हम ये सारी चीजें याद रखें। तो सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापार और अंतरिक्ष। अभी एक दो और छूट रहे हैं, जैसे कि सैनिक। तो सैनिक में 1980 के दशक में सोवियत संघ ने भारत से इंडिया जो था, इसने सोवियत संघ से, यूएसएसआर से लगभग 13,000 करोड़ के हथियार खरीदे थे। एक तरीके से हथियारों के तौर पे ये उसका जो आयातक है वो बहुत बड़ा माना जाता है। समय समय पर सोवियत संघ भी जो है वो भारत को लड़ाकू विमान, युद्ध, हेलीकॉप्टर, ये सभी प्रोवाइड करवाता रहता है। और अभी हम वर्तमान में करंट अफेयर्स की बात करें, भारत और सोवियत संघ के बीच में जो ऑयल है उसको लेके कुछ, सोवियत संघ नहीं सॉरी, जो रूस है इसको लेकर कुछ विवाद चल रहा है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, अगर आप करंट अफेयर देखते हो तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सोवियत संघ ने हमेशा से यूएनओ में जब भी हमारा कश्मीर का मुद्दा उठता है, ठीक है, कश्मीर किसका हिस्सा है, विवाद क्या है, जब भी ये मुद्दा कहाँ पे उठता है? यूएनओ में। तो हमेशा रूस ने मत किया है किसके ऊपर? तो भारत के पक्ष में। ठीक है। और साथ ही साथ 1971 के पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इसने भारत को मदद की थी, आर्थिक तौर पे भी और सैनिक तौर पे। भारत और सोवियत संघ के संबंध यहाँ पे आयुब आपको समझ में आ गए होंगे। पहले सांस्कृतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, व्यापारिक और अंतरिक्ष तौर पर, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सैनिक तौर पर और जो युद्ध सामान है उससे संबंधित और अंतरराष्ट्रीय लेवल। तो भारत सोवियत संघ के संबंध हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा। अब जब सोवियत संघ विघटन हो गया, तब भारत के रूस के साथ संबंध कैसे? तो रूस के संबंध में पहला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे, जो बोरिस येल्तसिन थे, इनकी घोषणा। तो भारत के रूस के साथ संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे सोवियत संघ के साथ, यानी कि बोरिस येल्तसिन ने 1992 में यह घोषणा कर दी कि जैसे संबंध इंडिया और यूएसएसआर के थे, वैसे ही इंडिया और रूस के वर्तमान में इसके संबंध हैं। इसी के चलते 2008 में भारत में रूसी वर्ष मनाया गया। ठीक है। और 2009 में रूस में भारतीय वर्ष मनाया गया। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम 15 अगस्त की बात करें रिसेंटली जो मनाया गया है, तो बहुत सारे देशों में उनकी जो कुछ खास ऐतिहासिक स्मारकें हैं वहां पे भारत के झंडे को दर्शाया गया, जिससे
लाखों लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुबई की बात करते हैं तो दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वहां पे इंडिया का जो फ्लैग है उससे संबंधित लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप सर्च करना यूट्यूब पे कि दुबई इंडिया जो इंडिया वर्स है उसका कुछ इस तरीके से सर्च करना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत सारे और भी देश हैं जहाँ पे उन्होंने अपने देशों के साथ में हमारे झंडे को लगाया है। तो कहीं ना कहीं रूस ने भी ये सारी चीजें की थी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे भारतीय वर्ष रूस में कैसे मनाया गया होगा, तो हो सकता है फ्लैग के साथ में, राष्ट्रगान से संबंध में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद वही सांस्कृतिक वाला आप टॉपिक लिख देंगे, पूरा कोई डाउट नहीं है, वही टॉपिक है। साझा दृष्टिकोण। साझा दृष्टिकोण क्या है? एक बहुध्रुवीय विश्व। मतलब क्या है? बेसिकली आपको पता होगा कि भारत जो है वो NAM यानी कि नॉन अलाइज मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इसका सदस्य था। ठीक है, जो कि एक तीसरी दुनिया भी हम जिसे कह सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर ये दोनों ही जो है वो ये चाहते हैं कि कई शक्तियां हो, यानी कि बहुत से संगठन यहाँ पे सामने आए, बहुत से देश यहाँ पे ताकतवर होकर सामने आए और कुछ संगठन यहाँ पे मौजूद हों जिनके सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी रहेगी। कि संगठन मौजूद हो, संगठन के देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सभी देशों की रहेगी। अंतरराष्ट्रीय जो संघर्ष है उनका उनका जो समाधान है वो हम बातचीत के द्वारा अच्छे से करेंगे। हर देश की एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी बहुत बड़ी संस्था की आवश्यकता है जो वर्ल्ड लेवल पर शांति को बढ़ावा दे सके। साथ ही साथ लोकतंत्र और शक्ति संपन्नता को महत्वता दी जा सके। तो बोरित यल्तसेन की घोषणा, सांस्कृतिक और साझा दृष्टिकोण बहुध्रुवीय विश्व का सपना, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है व्यापार। तो भारत जो है वो रूस के लिए हथियारों का वर्तमान के समय में दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, खरीदार है। और अधिकतर जो सैनिक साजो सामान, हथियार जो भी वगैरह है वो सब कहाँ से लिए जाते हैं? रूस से अधिकतर लिए जाते हैं। भारत में तेल का अधिकतर आयात जो है वो कहाँ से होता है? रूस से ही होता है। सहायता, कैसी सहायता भाई? तो कश्मीर मामले के ऊपर, भारत में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने को लेकर, उनकी सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर, पश्चिमी एशिया में अपनी पहुंच को बनाने को लेकर, चीन के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए भारत और रूस के संबंध बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि अभी मैं करंट की बात करूं तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया और रूस के संबंधों को देखते हुए भारत को कभी भी अपने से, मतलब कि अपने संबंधों को खराब करने की बात नहीं कही है। क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ही कहीं ना कहीं एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाले हैं, ऐसा जो राजनीतिज्ञ हैं उनका मानना है। तो इसीलिए रूस भारत के जो अच्छे संबंध है वो चाइना के साथ में भी है। इसीलिए ये एक जो त्रिकोणीय संबंध है वो बहुत अच्छा है भारत के लिए, क्योंकि इससे ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के सूचनाओं का आदान प्रदान वगैरह और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आसान हो जाती। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुए। अब देखो ये द्विपक्षीय दस्तावेज क्या होते हैं? तो इसमें दोनों पक्षों की तरफ से कुछ निर्णय लिए जाते हैं, सामूहिक निर्णय कि हमें ये कार्य करना है, ये हमारी नीतियां रहेंगी। तो इसी के संबंध में 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और रूस जो है वो कई ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं जिनको सामूहिक रूप से उद्घाटित कर रहे हैं, जैसे कि परमाणविक योजना है, अंतरिक्ष उद्योग है। साथ ही साथ अंतरिक्ष के रूप में भारत को सबसे पहले इसने क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत की मदद की। तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई। बोरिस येल्त्सिन की घोषणा, सांस्कृतिक साझा दृष्टिकोण, उसके बाद व्यापार, तेल का आयात, सहायता कैसे की है, 80 द्विपक्षीय समझौते और जो बहुत सारी परियोजनाएं उसके संबंध। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस वीडियो की जितने भी टॉपिक थे वो आई होप कि सारे के सारे आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। और ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आशा करता हूँ कि चैप्टर के जो भी नोट्स मैंने आपको समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको अच्छे से मिल सके।
अभी भी अगर आपका वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि मुझे भी पता चल सके आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको अच्छे से मिल सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।